हेलो और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईश्वर प्रजापति और भारतीय संविदा विधि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर बात कर रहे थे अपन। आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों। आज की वीडियो से किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिलेबस में है वहाँ से कम 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर पक्के बनने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि संविदा का सृजन या कॉन्ट्रैक्ट के स्टेजेस क्या होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहली स्टेज होती है दोस्तों प्रपोजल करना या ऑफर देना। कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को करने का सामने वाले के दूसरे व्यक्ति के सामने कोई ऑफर रखता है ना। आप कहते हैं ना कि मुझे मेरी बाइक बेचनी है ना, ये ऑफर मैंने किसी व्यक्ति को दिया है, तो यही लीगल लैंग्वेज में ऑफर को प्रपोजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रपोजल। और इसी प्रपोजल को हिंदी में प्रस्तावना कहा जाता है। ये भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2A में डिफाइन है, परिभाषित है। तो जब भी कोई व्यक्ति अपनी रजामंदी, अपनी डिजायर सामने वाले के सामने रखता है कोई बात करने के लिए या करने से प्रवृत्त रहने के लिए, तो ऐसे ऑफर को प्रपोजल या प्रस्तावना कहा जाता है। ये प्रपोजल 2 प्रकार का होता है, एक होता है पब्लिक प्रपोजल और एक होता है प्राइवेट प्रपोजल। मैं अपनी बाइक सेल करने का जो प्रपोजल बहुत सारे लोगों में से किसी को भी, जो कोई चाहे मेरी बाइक खरीद सकता है, मैंने एक पेपर में ऑफर दे दिया है, प्रपोजल दे दिया है कि जो कोई मेरी बाइक खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। तो ऐसे ऑफर को, ऐसे प्रपोजल को पब्लिक या लोक प्रस्तावना कहा जाता है। इन जनरल पब्लिक में से कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है तो पब्लिक प्रपोजल कहा जाता है। लेकिन मैंने ये जो ऑफर है किसी व्यक्ति विशेष को दिया है कि वही व्यक्ति इस प्रपोजल को या ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, वही व्यक्ति मेरी बाइक खरीद सकता है, तो ऐसा प्रपोजल प्राइवेट प्रपोजल कहा जाता है या व्यक्तिगत प्रस्तावना कहा जाता है। ठीक है, फिर पब्लिक प्रपोजल भी 2 प्रकार का होता है आपका। एक होता है कंटिन्यूइंग पब्लिक प्रपोजल और एक होता है नॉन कंटिन्यूइंग पब्लिक प्रपोजल। ठीक है, एक केस है आपका इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जिससे जनरल प्रपोजल निकल कर आया है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्लिल वर्सेस तो जनरली जो ऑफर दिया गया है वो इस प्रकार का है कि जनता में से जितने व्यक्ति चाहें उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना। एक से अधिक बार ऐसे प्रपोजल में एक्सेप्टेंस पॉसिबल है, तो ऐसे प्रपोजल को पब्लिक कंटिन्यूइंग प्रपोजल कहा जाता है। इस केस लॉज में क्या हुआ था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में, कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एक मेडिसिन बनाई थी, एक दवाई बनाई थी जो इन्फ्लुएंजा के रोग के लिए, है ना। इन्फ्लुएंजा एक ऐसी डिजीज होती है, ऐसा रोग होता है जिसमें अगर किसी व्यक्ति को रेगुलर फीवर है, ठीक है, और वो व्यक्ति अगर उस कंपनी के द्वारा, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी द्वारा जो दवाई बनाई गई है उसका अगर रेगुलर 15 दिन तक यूज कर लेता है तो उसका इन्फ्लुएंजा का रोग ठीक हो जाएगा। ऐसा दावा इस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने किया था आपका। ठीक है, तो इस कार्लिल नाम की महिला ने कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी की उस मेडिसिन का रेगुलर 1 महीने तक सेवन किया, लेकिन उसका इन्फ्लुएंजा का रोग ठीक नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस कंपनी ने ये भी दावा किया था कि अगर जो कोई भी हमारी कंपनी की मेडिसिन को रेगुलर 15 दिन तक यूज करता है और अगर उसका इन्फ्लुएंजा का रोग ठीक नहीं होता है तो हमारी कंपनी उसे 100 पाउंड का इनाम देगी। और इस बात की पुष्टि करने के लिए कंपनी ने ये भी इश्तिहार में दिया कि हमने इस बात की पुष्टि करने के लिए 1000 पाउंड रिलायंस बैंक में डिपॉजिट करवा रखे हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारी कंपनी की मेडिसिन यूज करता है और उसका रोग अगर ठीक नहीं होता है तो हम उसे 100 पाउंड का इनाम देंगे। कार्लिल ने कंपनी की मेडिसिन रेगुलर 1 महीने यूज की, लेकिन उसका रोग ठीक नहीं हुआ था। ठीक है, तो कार्लिल ने क्या किया, कंपनी के ऊपर सूट फाइल कर दिया कि हमें जो है 100 पाउंड का इनाम दिया जाए, क्योंकि हमने जो है आपकी मेडिसिन को रेगुलर 15 दिन तक छोड़कर 1 महीने तक यूज किया है, फिर भी हमारा रोग जो है ठीक नहीं हुआ है। ठीक है, तो कंपनी ने
यहाँ पर दावे से इनकार कर दिया था कि आपने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, इसकी कम्युनिकेशन हमारे पास नहीं पहुंची है, ठीक है। तो इस बात को कोर्ट ने डिनाई कर दिया था और यहाँ पर पब्लिक प्रपोजल का रूल निकलकर सामने आया था कि ऐसे प्रपोजल पब्लिक प्रपोजल होते हैं और कोई भी व्यक्ति शर्तों का पालन करके ऐसे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है। तो कोई भी ऐसा प्रपोजल जिसको एक से ज़्यादा बार एक्सेप्टेंस किया जा सकता है, जितने व्यक्ति भी इस कंपनी की मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं वो सब इस कार्बोलिक स्मोक बॉल के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा प्रपोजल जो केवल एक ही बार एक्सेप्ट हो सकता है तो जनरल प्रपोजल है, पब्लिक प्रपोजल है, लेकिन पब्लिक में से भी केवल एक ही व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर सकता है या एक ही बार में एक्सेप्ट किया जा सकता है। जैसे हरभजन लाल वर्सेस हरचरण दास का केस है, हरभजन लाल वर्सेस हरचरण दास। इसमें क्या होता है कि हरभजन लाल का जो भतीजा है वो गुम हो जाता है और उसने एक पेपर में इश्तिहार दिया कि जो कोई भी व्यक्ति मेरे भतीजे को ढूंढ कर लाएगा उसको 100 पाउंड का इनाम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है तो पब्लिक प्रपोजल, कोई भी जनरल पब्लिक में से ऐसे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन क्या एक से ज्यादा बार इसमें एक्सेप्टेंस पॉसिबल है? इस हरभजन लाल का एक ही भतीजा गुम हुआ है, तो ऐसे प्रपोजल को केवल एक ही बार एक्सेप्टेंस किया जा सकता है, एक से अधिक बार एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो है तो ये पब्लिक प्रपोजल, लेकिन पब्लिक प्रपोजल में भी नॉन कंटिन्यूइंग टाइप का प्रपोजल है, असतत प्रस्तावना है कि इसका एक ही बार एक्सेप्टेंस पॉसिबल है। फिर होता है प्राइवेट प्रपोजल कि वो प्रपोजल जो जिस व्यक्ति से किया गया है केवल वही व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर सकता है, तो ऐसे प्रपोजल को प्राइवेट प्रपोजल कहा जाता है। ए ने बी को प्रपोजल दिया कि भाई क्या तुम मेरी बाइक खरीदोगे, तो इस प्रपोजल को केवल बी ही एक्सेप्ट कर सकता है, कोई थर्ड पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। तो ऐसे प्रपोजल को प्राइवेट प्रपोजल या व्यक्तिगत प्रस्तावना कहा जाता है। तो ये 2A में आपके प्रपोजल हुआ। 2B बात करता है दोस्तों एक्सेप्टेंस की या प्रतिग्रहण की। जिसको ऑफर दिया गया है वो व्यक्ति उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, वही एक्सेप्टेंस या प्रतिग्रहण कहलाता है। कि जिस व्यक्ति को ऑफर दिया गया है उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है तो एक्सेप्टेंस कहा जाता है। लेकिन ये एक्सेप्टेंस जो है वो आपकी एब्सोल्यूट होनी चाहिए। एब्सोल्यूट कैसे होनी चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं अपनी बाइक जो है 50,000 रुपये में सेल करना चाहता हूँ। बी उस पे एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ठीक है मैं आपकी बाइक खरीदना चाह रहा हूँ, लेकिन वो एक्सेप्टेंस जो है एब्सोल्यूट नहीं दे रहा है, आत्यंतिक नहीं दे रहा है। वो कह रहा है कि मैं बाइक तो खरीदूंगा लेकिन इसके मैं कितने दूंगा, 43,000 रुपये ही आपको दूंगा। तो यहाँ एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है, इसलिए ये एक्सेप्टेंस ना होकर क्रॉस प्रपोजल माना जाता है। तो जब भी एक्सेप्टेंस करना है जो प्रपोजल दिया गया है उस पर हामी भरना ही एक्सेप्टेंस कहलाता है। लेकिन ये आपकी एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, बिना किसी शर्तों के होना चाहिए, है ना। और कभी कभी एक्सेप्टेंस परफॉर्मिंग कंडीशन, जो कंडीशन लगाई गई है जैसे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल के मामले में हुआ था, है ना, कि आप कंडीशन एक्सेप्ट कर लीजिए तब भी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट मान लिया जाता है। तो ये 2B में आपकी एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दी गई है। जब भी प्रपोजल दिया गया है और उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया है, एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस हो गया है, तो वो फिर क्या बन जाता है, प्रोमिस बन जाता है, वचन बन जाता है। ये भी 2B में डिफाइन किया गया है। और जैसे ही कोई प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है वो प्रपोजल करने वाला एक व्यक्ति वचनदाता बन जाता है और दूसरा व्यक्ति वचन ग्रहीता बन जाता है। 2C क्या कह रहा है कि जैसे ही कोई प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया है, एक व्यक्ति जो प्रपोजल देने वाला है वो वचनदाता बन जाता है और जिसने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है वो वचन ग्रहीता बन जाता है। ये 2C में आपके वचनदाता और वचन ग्रहीता, प्रोमिसर और प्रोमिसी की डेफिनेशन दे रखी है। और हर एक वचन जो एक दूसरे से किए गए हैं वो हर एक वचन प्रतिफल के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए। और जैसे ही किसी प्रपोजल में वचन में कंसिडरेशन ऐड होता है वो बन जाता है एग्रीमेंट या करार। ठीक है, 2E में एग्रीमेंट की डेफिनेशन दे रखी है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, या तो कोई वचन या वचनों का समूह जो
एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है ना, प्रोमिसेस फॉर्मिंग दी कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए क्या है वो कंसिडरेशन है, प्रतिफल है, वो सारे वचन कंसिडरेशन एग्रीमेंट माने जाते हैं, करार माने जाते हैं। और सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे रखी है कि हर वो करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, जिसको लेकर आप कोर्ट के अंदर जा सकते हो और कोर्ट में उसे एग्जीक्यूट करवा सकते हो, ऐसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। हर वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है संविदा माने जाते हैं। ठीक बात है। तो दोस्तों 2H कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन का पोर्शन 2H बात करता है कि ना एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। सभी वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है संविदा कहलाते हैं। सभी ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, है ना। सभी करार संविदाएं नहीं है, केवल वही करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है संविदा कहलाते हैं। अब सेक्शन 10 पर आ जाए अपन, तो सेक्शन 10 जो है बात करता है कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से करार संविदाएं हैं। ठीक है, तो हर करार, सेक्शन 10 कहता है आपका ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सभी करार संविदा हैं यदि वह संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों के बीच किए गए हैं, स्वतंत्र सहमति से किए गए हैं, विधिपूर्ण उद्देश्य लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए किए गए हैं, लॉफुल कंसिडरेशन के लिए किए गए हैं, विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए किए गए हैं, और ऐसे करारों को एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो, है ना। और जहां पर विधि किसी संविदा को विशेष रूप से अपेक्षा करती है कि वो राइटिंग में हो, साइंड हो और रजिस्टर्ड हो, है ना। जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है आपका, संपत्ति अंतरण अधिनियम, उसमें कुछ संव्यवहार, जैसे आप किसी 100 रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी को बेचने का एग्रीमेंट कर रहे हो, वो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके रिटर्न होने चाहिए, साइन होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए। या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप दान करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो अपेक्षा करती है आपका सेक्शन 122 और 123 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कि ऐसे दान को आपको लिखित रूप में, साइन रूप में और साइन करना होगा और रजिस्टर्ड करवाना होगा और साथ साथ में अटेस्टेड भी कराना होगा। तो किसी कॉन्ट्रैक्ट में विधि अपेक्षा करती है कि अगर वो लिखित रूप से किया जाना चाहिए, साइन किया जाना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो वो लिखित, हस्ताक्षरित और रजिस्टर्ड होना चाहिए। अदरवाइज कोई भी एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो क्या कहा है सेक्शन 10 ने कि सभी करार संविदाएं हैं यदि वो सक्षम पक्षकारों के बीच में स्वतंत्र सहमति से किए गए हों, किसी विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए गए हों, विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए किए गए हों, और ऐसे करारों को अभिव्यक्त रूप से किसी विधि द्वारा शून्य घोषित ना किया गया हो, तो ऐसे सारे करार संविदा माने जाते हैं। अब सवाल उठता है कि संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकार होना चाहिए, लेकिन सक्षम पक्षकार किसे मानेंगे अपन, संविदा करने के लिए कॉम्पिटेंट पार्टी कौन है। तो सेक्शन 11 इसका जवाब देता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट पार्टी कौन होगी। तो हर वो पक्षकार जो उस विधि के अनुसार वयस्कता की आयु को प्राप्त कर चुका हो, एज ऑफ मेजोरिटी अगर वो अटेंड कर चुका है तो वो संविदा करने के लिए सक्षम माना जाएगा। और उस संविदा को करते समय वो स्वस्थ चित्त मस्तिष्क का हो तो संविदा करने के लिए सक्षम माना जाएगा। तो ये एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड होना चाहिए, सब सेक्शन 11 ने बता दिया है कि ऐसी पार्टी कॉम्पिटेंट मानी जाएगी। सवाल उठता है कि साउंड माइंड किसे कहेंगे, तो स्वस्थ चित्त मस्तिष्क किसे कहते हैं, ये सेक्शन 12 बताता है कि साउंड माइंड किसे कहेंगे। तो हर वो व्यक्ति जो संविदा करते समय उस संविदा का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसको समझने और उस स्थिति में युक्त निर्णय लेने में अगर सक्षम है तो वो साउंड माइंड माना जाता है, स्वस्थ चित्त मस्तिष्क का माना जाता है। कोई व्यक्ति अंतरालों में स्वस्थचित हो जाता है, जैसे किसी को मिर्गी के दावे पड़ते हैं, ठीक है, तो जिस समय उसको मिर्गी के दावे पड़ रहे हैं उस समय वो अनसाउंड माइंड का है, कॉम्पिटेंट पार्टीज नहीं है फॉर दी मेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो संविदा करने के लिए सक्षम पार्टी उस समय नहीं है। लेकिन जैसे ही वो पागलपन के दौरों से बाहर निकलता है वो संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकार माना जाता है। तो हर वो पक्षकार जो
वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुका हूँ, एज ऑफ मेजोरिटी अटेंड कर चुका हूँ, साउंड माइंड का है, कॉम्पिटेंट पार्टी मानी जाती है। वो जो कंसेंट दे रहे हैं उनकी कंसेंट फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट किसे कहेंगे? तो सेक्शन 13 आपके कंसेंट डिफाइन करती हैं कि जब संविदा के दोनों पक्षकार हैं वो एक ही बात पर एक ही भाव में अगर एग्री हैं, है ना, सेम सेंस और सेम थिंग पर अगर वो एग्री कर रहे हैं तो वो कंसेंट माना जाता है। और वो कंसेंट सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग अगर वो कंसेंट कोर्शन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन से या मिस्टेक से ना की गई हो, ठीक है। तो ये सेक्शन भी अपने को पढ़ने पड़ेंगे। सेक्शन 15 आपका बात करता है कोर्शन के बारे में या प्रपीड़न के बारे में। प्रपीड़न किसे कहेंगे? कि संविदा में जनरली दो पार्टीज होती हैं, है ना। मान लेते हैं अपन कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक पार्टी है, स्पेस थोड़ा कम है अपने पास, एक ए है और एक बी है। तो संविदा का एक पक्षकार संविदा के दूसरे पक्षकार को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इंडियन पेनल कोड में जितने भी ऑफेंसेस हैं उनमें से कोई भी ऑफेंस या कोई भी अपराध करने की वो धमकी देकर अगर ऐसी कंसेंट प्राप्त करता है तो वो आपका प्रपीड़न से इफेक्टेड माना जाता है। या फिर कोई भी पक्षकार आपका जो है किसी भी प्रॉपर्टी को रिटेन करने की धमकी देकर अगर कंसेंट ले रहा है तो वो भी फ्री कंसेंट वहां पर नहीं मानी जाती है। कंसेंट तो है लेकिन फ्री कंसेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ए के पास एक प्रॉपर्टी है और उसे बी खरीदना चाहता है। ए के पास कोई प्रॉपर्टी है जिसे बी खरीदना चाहता है लेकिन ए नहीं बेचना चाहता है। बी इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए ए को धमकी देता है कि मैं तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा अगर तूने मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं बेची है। तो यहाँ पर कोर्शन का इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर धमकी का इस्तेमाल करके उससे प्रॉपर्टी खरीदी गई है। तो यहाँ प्रॉपर्टी बेचने की उसने कंसेंट तो दी है लेकिन उसकी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, स्वतंत्र सहमति नहीं है, ठीक है। तो सेक्शन 15 में अगर कोई भी कंसेंट कोर्शन से इफेक्टेड है तो वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती है। और तो जहां पर भी कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर प्रपीड़न से कोर्शन से इफेक्टेड है तो वो फ्री कंसेंट से नहीं किया गया माना जाता है। सेक्शन 16 जो है बात करता है कि अगर कोई संविदा अनड्यू इन्फ्लुएंस से, कोई कंसेंट जो है अनड्यू इन्फ्लुएंसेस से इफेक्टेड है। जैसे संविदा में जनरली अपनों ने देखा है कि दो पक्षकार होते हैं, यहाँ पर दोनों में से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के ऊपर प्रभावकारी स्थिति में है, ठीक है, एक डोमिनेंट पोजीशन में है और उस पोजीशन का वो फायदा उस कॉन्ट्रैक्ट में असम्यक फायदा उठाने के लिए करता है। जैसे डोमिनेंट पोजीशन में कैसे हो सकता है? पिता पुत्र के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो पिता पुत्र के ऊपर डोमिनेंट पोजीशन में होता है, या हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, या टीचर स्टूडेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज हैं जिनमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के ऊपर डोमिनेंट पोजीशन में है और उस पोजीशन का वो फायदा उस कॉन्ट्रैक्ट में असम्यक फायदा उठाने के लिए करता है। जैसे एक पक्षकार डॉक्टर है, उस डॉक्टर ने 10 लाख की प्रॉपर्टी अपने पेशेंट से 2 लाख में ही खरीद ली है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट असम्यक असर से प्रभावित माना जाता है। और जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस से इफेक्टेड माना जाता है, पार्टीज की कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती हैं। सेक्शन 17 जो है वो बात करता है फ्रॉड के बारे में कि अगर पार्टीज की कंसेंट फ्रॉड से ली गई है या सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग मिस रिप्रेजेंटेशन से ली गई है। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में, इन सब के बारे में अलग अलग वीडियो में भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी ये देख लेते हैं अपन कि जहाँ पर भी कंसेंट कोर्शन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन से या मिस्टेक जो आपके सेक्शन 20, 21 और 22 में दे रखी है, इस मिस्टेक से इफेक्टेड है तो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती है और वो जो एग्रीमेंट होगा उस केस में वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? जहां पर भी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कौन से करार संविदा होते हैं? हर वह करार जो संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों के बीच किए गए हों और स्वतंत्र सहमति से किए गए हों, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए किए गए हों, है ना, विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए गए हों। जैसे ए और बी करार करते हैं कि मैं अपना जो सोयाबीन है या अपनी मकई आपको
20 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति कहता है कि मैं जो है इलीगल रूप से आपको जो है अफीम बेचने का, तो जहां पर भी कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है, वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जहां पर भी लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे अपनों ने बात की थी कि कोई व्यक्ति अपनी विधिपूर्वक कमाई को बेचने का करार करता है तो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट है। कोई व्यक्ति अपने मकान को किराए से देने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है। लेकिन कोई व्यक्ति अफीम को बेचने का, है ना, या फिर प्रोस्टिट्यूशन करने का ऑब्जेक्ट रखता है, ठीक है, देह व्यापार का, तो ये सब इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये जो है एग्रीमेंट ही वॉइड होते हैं अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं किए गए हैं। कंसिडरेशन भी लीगल होना चाहिए आपका। अगर इलीगल कंसिडरेशन है, कोई तस्करी के चावल बदले में देने का करार करता है या चोरी की गाड़ी देने का करार करता है, तो ये कंसिडरेशन इलीगल कंसिडरेशन है, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं माना जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई व्यक्ति गाड़ी खरीद रहा है और बदले में उसे चोरी की गाड़ी दी जा रही है, तो जो कंसिडरेशन है बदले में मिल रहा है वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है ना। और जहां पर भी लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेसली विधि द्वारा वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सप्रेसली ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जिनको वॉइड डिक्लेयर किया गया है, तो सेक्शन 24 से 30 तक में वो सेक्शन बताए गए हैं जो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किए गए हैं। जैसे सेक्शन 24 बात करता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन इलीगल है तो वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है। अगर उसका कोई भी भाग इलीगल है तो ऐसा ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इलीगल माना जाता है। कोई भी करार अगर बिना प्रतिफल के किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट जो है विदाउट कंसिडरेशन के किया जा रहा है एग्रीमेंट, तो वो एग्रीमेंट ही वॉइड होता है अंडर सेक्शन 25 में। कोई विवाह को रोकने के लिए, है ना, एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग मैरिज, किसी के विवाह को रोकने के लिए अगर एग्रीमेंट हुआ है तो वो एग्रीमेंट भी अंडर सेक्शन 26 वॉइड है। 27 बात करता है कि किसी को व्यापार वृत्ति करने से रोकने के लिए, कोई लीगल काम कर रहा है उस व्यापार को करने से रोकने के लिए अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है तो अंडर सेक्शन 27 वो एग्रीमेंट वॉइड होता है। सेक्शन 28 बात करता है रिस्ट्रेनिंग फॉर लीगल प्रोसीडिंग, किसी को कोई विधिक कार्यवाही करनी है, वो कार्यवाहियां रोकने के लिए अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो अंडर सेक्शन 28 वो एग्रीमेंट वॉइड होता है। अनसर्टेन एग्रीमेंट हुआ है कोई, क्या है, जिसमें कोई निश्चितता नहीं है। एक व्यक्ति कोई तेल बेचने का एग्रीमेंट कर रहा है लेकिन कोई सर्टेनिटी नहीं है कि किस प्रकार का तेल, ए अपना कोई घोड़ा बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन किस प्रकार का घोड़ा दिया जा रहा है, कोई सर्टेनिटी नहीं है। जहां पर अनसर्टेन एग्रीमेंट होते हैं वो एग्रीमेंट भी वॉइड होते हैं। सेक्शन 30 जो बात करता है पद्दम करार के बारे में या वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो सट्टे के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो एग्रीमेंट ही वॉइड होते हैं। जैसे आप सट्टे लगाने का कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, आप रमी पर कोई वो लगाते हो, तो ऐसे सारे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, ठीक है। और ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं, केवल वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं। और कौन से एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं, जो सेक्शन 10 में दिखाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आप ने सेक्शन 10 के साथ कौन कौन से सेक्शन लिंक्ड हैं, है ना। तो सेक्शन 10 को अगर अपन साथ में लें तो सेक्शन 10 के साथ में आपके सेक्शन 30 तक के सारे सेक्शन इसके साथ में आ जाते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में एक एक करके हम इन सब पर डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब